तो हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने कल देखा था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, हम उसी के जो दो एग्जांपल्स आप लोगों को दिए थे, जो कि होमवर्क के पर्पज से हम लोगों ने सॉल्व किए थे, उसी में से एक एग्जाम्पल हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, है ना। ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। डेफिनेटली दिस इज फिजिकली करेक्टेड इक्वेशन। ये क्या है, एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है जो साइंटिस्ट ने काफी एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया है, और ये डायमेंशनली जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ये हमारा टास्क है। तो इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। डेफिनेटली मैं हर एक जो आप लोगों के जो सिंबल्स दिए हुए हैं उन सिंबल्स के हम लोग मीनिंग लिखेंगे, और इस सिंबल्स के मीनिंग के साथ में हम लोग उसके डायमेंशन भी क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले दिया है वी। वी स्टैंड फॉर द फाइनल वेलोसिटी। वी स्टैंड फॉर द फाइनल वेलोसिटी, है ना, जिसका डायमेंशन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज हम लोग L1 टी रेज टू पावर -1, इस तरीके से हम लोग इसके डायमेंशन करेंगे। U का डायमेंशन, U जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी होने के साथ में इसका भी डायमेंशन जो है लगभग कैसा है, आप लोगों को सेम ऑब्जर्व होगा जितना फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। सेकंड जो चीज है उसके बाद में है एक्सेलरेशन। ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, और डेफिनेटली ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है वो सिर्फ वहीं पे अप्लाई होते हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो ए को क्या कहेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। तो हर एक स्टेट ऑफ सिस्टम में अलग अलग एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर हम लोग अर्थ सरफेस पर कर ले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो है वो एल रेज टू पावर 1 है, टी रेज टू पावर -2 है। इसको हम लोग क्लोज करेंगे। उसके बाद में जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट एस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस सिंबल से, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डायमेंशन जो होगा वो डायमेंशन हम लोगों को एल टू द पावर 1 ऑब्जर्व होगा। नाउ by using this formula we have to derive that the physical correctness of v square equal to u square plus twice a। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आप लोगों को 11 की एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछने वाला है। तो पूछते समय में हम लोगों को लिखना कैसे है वो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो लिखते समय में हम लोग जब भी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप लोगों को एक चीज कॉमनली दिखाई देगी, दैट इज कि हम लोग ये जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बीच में हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हम लोगों को दो टर्म्स दिखाई दे रही है, जिसमें ए और एस ये मल्टीपल टर्म में है, यू जो है वो स्क्वायर टर्म में है, और वी भी जो है आप लोगों का स्क्वायर टर्म में। तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और कल हम लोगों ने जो रिकॉर्डेड वीडियो था हमारा उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हाउ टू एक्सप्लेन प्रॉपरली द ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वन। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं वी का डायमेंशन लिख लेता हूँ। तो वी का डायमेंशन जो आप लोगों को एलएचएस में ऑब्जर्व हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसको एलएचएस करके रिप्रेजेंट कर दे, ताकि एलएचएस और आरएचएस को हम लोग बाद में इक्वल है ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो मेरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग जब यहाँ पे एक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन जब आइडेंटिफाई करते हैं तो हम किसी भी दो टर्म्स को ऐड करने के लिए उनके डायमेंशन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। दो अगर फिजिकल क्वांटिटी, अगर जैसे मैं मास के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं मास के साथ में मास को ऐड कर सकता हूँ, है ना। वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ में ऐड कर सकता हूँ। तो कुछ उसी तरीके की ये जो चीजें है वो हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। तो इसलिए हमको दिखाई दे रहा है कि वी का डायमेंशन है, तो वी का डायमेंशन कितना है, एल रेस टू पावर 1 टी रेस टू पावर -1, है ना। और उसका पावर कितना है, 2 है। पावर कितना है, 2 है। उसी तरीके से इनिशियल जो है, इनिशियली आप लोगों को इनिशियल वेलोसिटी जो दिखाई दे रही है उसका पावर टी रेस टू पावर 1 है, और एल रेस टू पावर 1 टी रेस टू पावर -1 है। इसका भी पावर कितना है, 2 है, +2। ये जो है इसमें डायमेंशनली इसका कोई एक्सप्लेनेशन हम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस में ऑब्जर्व नहीं होता है। फिर भी मैं पहली स्टेप में इसको लिखूंगा, लास्ट बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई स्टेप्स आती है तो उनको हम लोग लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे एल रेस टू पावर 1 टी रेस टू पावर -2 हो जाएगा, और जो आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल का पावर आ जाएगा 1। इस तरीके से मल्टीपल टर्म है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो
स्टेप्स हम लोगों ने लिखी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू रिमेम्बर द थिंग। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली a रेस टू पावर n का फॉर्मूला, तो l रेस टू पावर 2 हो जाएगा, t रेस टू पावर -2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो l रेस टू पावर फिर से 2 हो जाएगा, t रेस टू पावर -2 हो जाएगा। तो हम लोगों को इस तरीके से ऑब्जर्व होगा 2, फिर से इसमें 2 जो है नंबर्स जो है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन डायमेंशनल एनालिसिस में नहीं दिया है, इसलिए तो यहाँ पे हम लोग इंडाइसिस के जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है l टू द पावर 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे t रेस टू पावर -2 हो जाएगा। तो फाइनल स्टेप में हम लोगों को ऑब्जर्व होगा कि l रेस टू पावर 2 हो जाएगा, t रेस टू पावर -2 हो जाएगा, प्लस l रेस टू पावर 2, t रेस टू पावर -2, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में l रेस टू पावर 2, t रेस टू पावर -2। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम लोगों को ये दिखाई देता है कि एलएचएस साइड में जो टर्म्स है उसके पावर्स और आरएचएस में जो टर्म्स ऐड हुई है, तो हर एक ब्रैकेट जो है उसका पावर जो है और उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूटिलाइज हुई है वो कैसी है, सेम है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे हेंस प्रूव दैट दिस इज फिजिकली करेक्टेड इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पहला एग्जाम्पल एक बार अच्छी तरीके से कॉपी कर लो ताकि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करें। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस AX, कल हम लोगों ने एक एग्जांपल प्रूव किया था, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, और हम लोग अभी ये जो है वो नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बनी रहे, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व करके ले रहे हैं ताकि आप लोगों को ऑब्जर्व हो कि जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है वो प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जैसे कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लिया था, जिसको हम लोगों ने टेस्ला के फॉर्म से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है। अभी हम लोग उसी सेकंड डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस को हम लोग उसके एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ताकि और आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, the second dimensional uses of second dimension is nothing but the to find the correctness of to find the relation between to find the relation between same physical quantity ठीक है, same physical quantity in two states of system। टू स्टेट ऑफ सिस्टम बोल सकते हैं, मोर देन टू स्टेट ऑफ सिस्टम जो आप लोगों को अगर कंपेयर करना है तो इसमें आज हम लोग जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे वो है आप लोगों का फोर्स। ठीक है, तो फोर्स ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, कल हम लोगों ने लिखवा के दिया था मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका डायमेंशन आप लोगों को लिखवा के दिया था, दैट इज m1 l1 t रेज़ टू पावर -2। इस तरीके से इसके डायमेंशन। नाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टू स्टेट ऑफ सिस्टम, तो हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम से। किसको? एमकेएस सिस्टम को किससे रिलेट करना है? वी हैव टू रिलेट द एमकेएस सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सीजीएस सिस्टम एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर विद सम एक्स फैक्टर, तो जिसको हम लोग सीजीएस सिस्टम के नाम से जानेंगे। सीजीएस यानी आप लोगों को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड इससे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस चीजों में आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि हम लोग जो एमकेएस सिस्टम है उसी से एसआई सिस्टम बना हुआ है, और उसमें जो फोर्स है उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो न्यूटन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 न्यूटन ऐसी वैल्यू फाइंड आउट हुई इक्वल टू एक्स डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू एक्स डाइंस। तो डाइंस जो है वो फोर्स का आप लोगों को यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम। तो इसी के ऊपर से हम लोगों का आइडेंटिफाई। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि हम लोग जो डायमेंशन है ये चीज हमको प्रूव करनी है और एक्स के भी हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों को पता है यहाँ m1 आएगा, यहाँ l1 आएगा, यहाँ t रेज़ टू पावर -2 आएगा। इसको ब्रैकेट में हम लोग क्लोज करके चमका देंगे
और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नीचे में लिखेंगे 1 1 1। वाई यू आर राइटिंग 1 1 1? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो भी है इस एम के सिस्टम में हम लोग उसका मास कुछ अलग नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको 1 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ एक्स लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में हम लोगों को दिखाई देगा कि सेकंड जो चीज है इसमें भी डायमेंशन जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। डायमेंशन डजंट चेंज विद द चेंज इन state of system. When the state of system is going to be changes, then dimension is not going to be changes. Only the pronunciation of the mass is going to be changed, length is going to be changed, time is going to be, time doesn't change because the time is always calculated in second in NCS system and in CGS system. तो यहाँ पे जो भी मास होगा वो हम लोग M2 से रिप्रेजेंट करेंगे, M2 L2 और T2 से, और इसी के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसके साइड में हम लोग M1 को क्या कंसीडर कर रहे हैं, M2 को क्या कंसीडर कर रहे हैं, L1 को क्या कंसीडर कर रहे हैं, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो M1 को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 1 kg। कितना कंसीडर कर रहे हैं? 1 kg। M2 को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 1 ग्राम। M2 को कितना कंसीडर कर रहे हैं? 1 ग्राम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद में L1 को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 1 मीटर। कितना कंसीडर कर रहे हैं? 1 मीटर। L2 को कितना कंसीडर कर रहे हैं हम लोग? 1 सेंटीमीटर। कितना कंसीडर कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको कितना लिख सकते हैं? इसको 1000 ग्राम। और इस तरीके से हम लोग आगे इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। और टाइम तो हम लोगों को पता है, समय किसी के लिए बदलता नहीं है, चाहे आप बदल जाओ। तो दोनों भी टाइम जो है वो T1 और T2, उसके लिए 1 सेकंड ही हम लोग कैलकुलेट करें। तो सिंपल सी चीज है, हम लोगों को क्या करना है, x इक्वल टू, अभी हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे, M1 L1 T रेज़ टू पावर -2, है ना। और नीचे में आएगा M2 L2 T2 -2 1 1। आप प्रोसीजर याद करो, देखते समय में आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग डेरिवेशन, ताकि यही की प्रैक्टिस यही हो जाए, हमको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना पड़े, और ये 2-3 मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चन आएगा वो उसने मार्क्स हमारे पॉकेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे M1, तो हम लोग अभी जो भी मार्क्स है उनके पावर्स जो है दोनों का सेम है, तो इसलिए M1 बाय M2 पावर को कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो ये जो स्टेप्स है वो इम्पोर्टेंट है ना। हालांकि बाकी बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो बड़ा इजी टॉपिक है, बट लेकिन स्टेप इम्पोर्टेंट है। अगर स्टेप स्किप अगर हो जाती है तो समझो मार्क गए, है ना। स्टेट बोर्ड में वही होता है कि फिजिक्स इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट द प्रोसीजर मस्ट बी करेक्ट। अगर प्रोसीजर करेक्ट नहीं होगी तो हमको ये चीज पता चलती है कि हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और आगे में देखेंगे हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो एम जो भी है वो वैल्यू M1 M2 L1 L2 T1 T2 सभी की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हम लोगों को दिखाई देगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, पावर आएगा 1 सेकंड, इधर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, ब्रैकेट कंप्लीट, पावर 1, इधर में लिखेंगे हम लोग टाइम 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड -2 सेकंड ने सेकंड को काटा, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को काटा, ग्राम ने ग्राम को काटा। तो बचा क्या? तो हमको बचा यहाँ पे 10 टू द पावर 3 टू द पावर 1, ठीक है, 10 टू द पावर 2 टू द पावर 1। यहाँ 1 बाय 1 ही आएगा, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0 टू द पावर -2। अब ए रेज टू पावर m टू द पावर n का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इसको लिखेंगे। तो कैसा हो जाएगा हम लोगों का? दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3, 10 raised to power 2 and 10 raised to power 0. Anything multiplied by 0 is also 0. यहाँ पे हम लोग बेस कॉमन कर लेंगे 10, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 + 0। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 10 raised to power 5। तो x की वैल्यू कितनी आई? 10 raised to power 5।
हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टाइम, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो कॉपी कर लो जल्दी। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के 11th की एग्जामिनेशन में। आप लोग को डेफिनेटली उनका स्कोर भी कभी कभी कई कई जगह पूछा जाता है, तो इसी वजह से एकेडमिकली यू मस्ट बी दैट मच स्कोरेबल, सो डोंट टेक इट दैट मच लाइटली। और हम लोग स्टडी करें। चलो तो जल्दी कॉमन फटाफट फटाफट उतार लो, ताकि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करें। तब इस डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं जो थर्ड पार्ट है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं टू फाइंड आउट द रिलेशंस बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल वेरिएबल, ऐसा बोलेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा सा एक अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड लगना चाहिए थोड़ा सा, तो उस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, अगर किसी के लिखने में अगर तकलीफ होती है और उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो प्रोसीजर से चल रहा है, मेरा पेन थोड़ा रफ्तार से नहीं चल रहा है, तो आप लोगों को रफ्तार भी बनानी है ना। तो बिना रफ्तार के फिजिक्स में कुछ नहीं होता है, तो थोड़ा स्पीड भी आना चाहिए, तो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। तो चलो मैं दृश्य में मिटाने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी का बाकी होगा तो वो भी लिख सकता है तब तक के, तो लिख लो। नेक्स्ट चीज, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन दी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल वेरिएबल्स। तो नॉन फिजिकल वेरिएबल्स में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस का थर्ड पार्ट ऑब्जर्व करेंगे। इसमें आप लोग देखोगे कि जो भी इक्वेशंस हम लोगों ने पहले पार्ट में लिया था, उस पार्ट में सभी काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। आप कोई और भी इक्वेशंस लेके प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन नॉन वेरिएबल। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों ने देखा था एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसी एग्जांपल्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे सिंपल पेंडुलम। अब इसमें एक चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं, जो चीज आप लोग समझो कि ये तो डेफिनेटली दिस इज द रिजिड बॉडी, जिससे आप लोगों का सीलिंग वगैरह होता है, उस तरीके की बॉडी है। हम लोगों को पता है डेफिनेटली, हम लोग पंखा वंखा लगाते हैं तो वो सीलिंग पे ही लगाते हैं ना, हमारे सर पे लगा के नहीं घुमाते। तो जैसे सीलिंग पे आप लोग लगाते हो, तो ऐसी बॉडी होनी चाहिए रिजिड। रिजिड है यानी उसके अगर ऊपर में अगर हम लोग कोई अगर समझो अगर कोई वेट अगर अप्लाई भी कर दे, तो उसके साइज और शेप में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिजिड बॉडी जो होती है, उसमें हम लोगों को दिखाई देता है कि एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और उसके ठीक नीचे एक मेटल बॉब कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। क्या है मेटल बॉब का, ये कुछ मास m है और इसको हम लोग बॉब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बॉब के नाम से। और ये आप लोगों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी लेंथ जो है, इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आगे चल के इसमें भी कुछ कंसेप्ट है जो हम आगे की क्लास में ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा ये बोला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और बाद में उस फोर्स को हम लोग रिमूव कर देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फ्री वाइब्रेशन। क्या कहते हैं? फ्री वाइब्रेशन। तो इसको हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया और ये जो पार्टिकल है ये इस पोजीशन पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद में ये आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर और इस लोकेशन पे हम लोगों को ऑब्जर्व होगा।
अब ये धीरे धीरे आगे जा रहा है, पीछे बढ़ा जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या कहते हैं? इस मोशन को हम लोग कहेंगे टू मोशन, आगे जाने वाला। इसको हम लोग कहेंगे फ्रो मोशन, पीछे आने वाला। एंड इस टू एंड फ्रो मोशन को कंप्लीट हम लोग कहेंगे वन सेट ऑफ ऑसिलेशन। क्या कहेंगे? वन सेट ऑफ ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन के लिए क्या चीज जरूरी है? तो ऑसिलेशन को मेजर करने के लिए किसकी जरूरत है? सिंपल है सर, टाइम मेजर करेंगे हम ऑसिलेटिंग सिस्टम से। क्या मेजर करेंगे? टाइम मेजर करेंगे। तो टाइम के रिलेशन हम लोगों को कैलकुलेट करना है। लेकिन इसमें हम एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट। अब ये कंस्ट्रेंट क्या है? बड़ा ही खतरनाक चीज है और इससे हम लोगों को काफी जो चीजें होती है वो समझ में आती है। कंस्ट्रेंट एक ऐसी चीज है जो हमको रिस्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट। दैट इज नथिंग बट हर एक फिजिकल चीजें जो होती है वो चेंज होते रहती है। या फिर हम लोगों को देखते हैं, हम लोग मोशन होता है। जैसे हम लोगों को पता है हमारा जो व्हीकल होता है उसके टायर कैसे घूमते हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है ना। आप लोग अगर देखते होंगे तो टॉप टॉप को जब आप लोग स्पिन कराओगे तो उसका एक पर्टिकुलर मोशन होता है ना। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स देखे होंगे जो एटम के अराउंड में घूमते हैं, उनका एक अलग मोशन है। तो अब हम लोगों को पता है कि पर्टिकुलरली अगर कोई एक सिंपल सा अगर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे हमने रूप को एक लेंथ अप्लाई किया है और उसमें लेंथ चेंज नहीं हो रही है। क्या चेंज नहीं हो रही है? लेंथ चेंज नहीं हो रही है। लेंथ को हम लोगों ने कांस्टेंट करके रखा है। और यहाँ जो है वो मे भी हो सकता है कि कभी कभी हम लोग लेंथ को वेरिएबल भी इस तरीके से हम लोग, जो स्प्रिंग मास ऑसिलेशन होता है और आपको इस ऑसिलेटिंग सिस्टम के साथ में अगर अप एंड डाउन ऑसिलेशन में भी आता है तो उसको भी हम लोग स्प्रिंग मास ऑसिलेटर कहते हैं। हम लोग बाद में उसको मर्ज करके भी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। तो उस तरीके से हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये ऑसिलेटिंग सिस्टम है जिसमें लेंथ क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। तो इसमें वेरी क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो भी अर्थ के सरफेस पे हम लोगों को लगभग कांस्टेंट दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम मोशन कर रहे हैं ना, समझो कुछ इस तरीके से स्विंगिंग मोशन जो है हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलरली रिजिड सेपर्ट से यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि हमने उस सिंपल पेंडुलम को एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या कर दिया? एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना। जैसे देखो, एक सिंपल सा अगर आप रबर बॉल लेते हो, ठीक है, और इस रबर बॉल को आप जमीन के ऊपर में कुछ इस तरीके से वेलोसिटी लगा के छोड़ देते हो, है ना। क्या लगा के छोड़ दिया आपने? वेलोसिटी लगा दी। ये क्या है? रबर बॉल। उसका क्या है? मास m है। तो आपको ये चीज ऑब्जर्व होती है कि दिस इज मूविंग अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस। दिस इज मूविंग अलोंग ए पर्टिकुलर। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमने इसके मोशन को क्या कर दिया है? कंस्ट्रेंट कर दिया है। क्या कर दिया है? कंस्ट्रेंट। आपने इसको पटक के नहीं फेंका। हाँ, डेफिनेटली अगर आप इसको पटक के फेंकते, अगर इस बॉल को अगर ऐसा पकड़ते और यहाँ से इस तरीके से टेंजेंशियल डायरेक्शन में या फिर एक ऑब्लिकली इसको अगर हम लोग अगर यहाँ से अगर रिलीज करते, तो आप लोगों को पता है कि कुछ समय के बाद में ये बॉल आप लोगों को कुछ ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल करता और कुछ समय जाने के बाद में ये रुक जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों को ऑब्जर्वेशन हो। बट हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are simply giving some velocity to that mass object in, इसको मैंने हल्का सा एक टच कर दिया और इसमें वेरिएबल वेलोसिटी, तो कुछ समय में जाने के बाद में ये बॉल भी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आने के बाद में रुक जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि हमने एक पर्टिकुलरली उसको क्या किया, उसको इस रोड से के सरफेस से कनेक्ट करके रखा। रोड के सरफेस से क्या करके रखा? कनेक्ट करके रखा। और इसी वजह से उसका मूवमेंट जो था, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर लेंथ। पर्टिकुलर लेंथ बोलो या पर्टिकुलर एक्सिस बोलो या पर्टिकुलर सरफेस बोलो, तो उसको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो किसी भी मूवेबल मोशन वाले ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रेंट करना यानी उसको रिस्ट्रिक्ट करना और एक पर्टिकुलर एक्सिस में लेके आना, उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। तो कंस्ट्रेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम लोगों को हर एक टाइप के मोशंस को क्या करती है? डिफाइन करती है। एंड विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट के कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं।
और उसी के थ्रू आप लोगों को एनर्जी कन्वर्शन जो होता है, जो आप लोग हायर स्टडीज में भी पढ़ते हो, बाद में पढ़ोगे आप लोग, तो उस तरीके से उसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो कंस्ट्रेंट के लिए आप एक थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो ओरली कि कंस्ट्रेंट यानी दैट इज नथिंग बट द इफ टू कंस्ट्रेंट यानी क्या है, टू रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, टू रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स हम लोग कहेंगे the variable used are called as the constraint. To describe the motion of a particular object, some restriction will be allowed, and that restriction will be defining by the variable, and that variables are called as the constraint. क्या कहते हैं हम लोग इसको? कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, चलो तो अभी हमारा जो थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट के तरफ में मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखोगे ये भी एक कंस्ट्रेंट टाइप मोशन है। अब ये कंस्ट्रेंट को मैंने यहाँ क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये है थीटा, क्या है? थीटा। लेकिन बेसिकली ये थीटा कैसे आया? ये एक छोटे छोटे एंगल को बनाते हुए बड़ा एंगल बना हुआ है ना, यानी टोटल 360 तो नहीं है, 180 में मैक्सिमम इसमें जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये छोटे छोटे एंगल से क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो वो थीटा थीटा जो वेरिएबल है वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है ना। तो डी थीटा इज गोइंग टू बी चेंजिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्लेन में मोशन को रिस्ट्रिक्ट किया और उसमें वेरिएबल कौन सा था? थीटा। कितना था वेरिएबल? थीटा। इसलिए इसको इसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए सिंगल वेरिएबल है, तो हम लोग टाइम पीरियड के लिए एक सिंपल से एग्जांपल के ऊपर से भी क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के ऊपर से उसको सॉल्व करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि स्विंग होते समय में क्या चीज दिखाई दे रही है आप लोगों को? ये स्विंग हो रहा है अप साइड में एंड बैक साइड में। जब ये स्विंगिंग हो रहा है तो ये वन सेट ऑफ ऑसिलेशन को कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ आप लोग देखोगे तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ये जो पोजीशन होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, यानी इससे और आगे आप लोग इसको ढकेल नहीं सकते हो। तो इस तरीके से इसमें दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और आगे चल के हम लोग बाद में इसी में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन वगैरह करते हैं। लेकिन हालांकि वो आगे का पार्ट है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि टाइम पीरियड का रिलेशन किसके साथ में है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है दैट इज टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दैट वेरिएबल फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों को जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर में डिपेंड करता है। तो ये नोन है हमारे लिए दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन लेंथ। सबसे पहले लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो डेफिनेटली लेंथ अगर बड़ी रही तो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा, है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एंड सेकेंड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो चीजें हैं दोनों चीजों के ऊपर में वो डिपेंड करता है। तो लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इस जी को ग्राम समझने की भूल के भी गलती मत करना। तो ठीक है, टी इज नथिंग बट इक्वल टू टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर एल टू सम पावर ए। अभी हमको पता नहीं कि एल से वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर वो पावर टर्म के साथ में वेरी हो रहा है। तो कोई भी चीजें हमको इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें जी टू द पावर बी यानी कुछ पावर है ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, है ना। तो एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना। अब जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग टी टू द पावर 1 यहाँ पे कंसीडर करते, जो लेफ्ट हैंड साइड से डिफाइन होगा, इक्वल टू यहाँ पे आपको कुछ कांस्टेंट चीजें ऑब्जर्व होगी,
है ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लोग जिसको कहेंगे, जो कांस्टेंट टर्म से डिफाइन होगा, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में ऑब्जर्व नहीं करते, यानी उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रॉपरली डायमेंशनल एनालिसिस में। वो डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो सिस्टम है वो मैंने तो डिफाइन नहीं किया और ना ही मैंने इन्वेंट किया उसको, तो इसलिए जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि कांस्टेंट टर्म आ रही है, यानी डेफिनेटली कांस्टेंट टर्म कोई भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, वो नंबर हो सकता है, पाई क्वांटिटी हो सकती है, तो कोई भी एडीएन वाली टर्म्स भी हो सकती है, तो कोई भी और चीजों को हम लोग वेरी नहीं करेंगे। यहाँ लेन को हम लोग L टू द पावर 1 ले लेंगे और उसका जो पावर है वो A हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन हम लोग यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो L टू द पावर 1 हो जाएगा, T टू द पावर -2 हो जाएगा, और उसका पावर जो आएगा वो B आएगा। कितना आएगा पावर? B। अब यहाँ पे L और T दो वेरिएबल्स है, और यहाँ पे सिंपली T है, तो मैं यहाँ पे L भी लिख के लूंगा। तो L का पावर अगर 0 लिखता हूँ तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तो मैं सिर्फ सिंपली एडजस्टमेंट के लिए कर रहा हूँ, ताकि जब मैं इक्वेशन बनाऊँ तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेरिजन करने में आसानी हो। तो टी रेस टू पावर 1 हो जाएगा, इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट में कंप्लीट करेंगे, और इसको हम लोग फिर आगे चल के कॉन्स्टेंट क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे देखोगे आप लोग L टू द पावर A आ जाएगा, है ना। और L टू द पावर A, और इधर आएगा L टू द पावर B, एंड इधर आएगा T रेस टू पावर -2B। इस तरीके से हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों को पता है कि दोनों चीजें हैं, ब्रैकेट है, उनको मिला के एक कॉमन ब्रैकेट बनेगा। तो दिस इज नथिंग बट L टू द पावर, L के लिए कॉमन टर्म बनेगी, T के लिए कॉमन टर्म मिलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B, क्या हो जाएगा? A प्लस B। L का पावर A, L का पावर B, बेस को सेम करेंगे, पावर की एडिशन करेंगे। तो T टू द पावर कितना हो जाएगा? -2B। और यहाँ पे L टू द पावर 0 एंड T टू द पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ तक के लिख लो ताकि हम लोग आगे की चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व। ठीक है, तो यहाँ तक के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे की 2-3 स्टेप्स और बाकी है,